नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज एक और अहम रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव सैटेलाइट की तस्वीर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आज आपको यह बताएंगे कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर ग्रुप की जब यह बैठक हुई और उस बैठक के बाद यह नतीजा निकला कि दोनों ही देशों की सेना वापस लौटेंगी अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन एक्सक्लूसिव सैटेलाइट की तस्वीर आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चीन की फौज अभी भी वहां पर मौजूद है। ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अपनी तरफ से वो तंबू भी गाड़ रही है, यानी कि अभी जाने का कोई लक्षण उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि चीन ने कहा था कि उसकी फौजें वहां से हट जाएंगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं कि आज स्पेशल 7 की कवर स्टोरी में किन किन बातों का जिक्र हमने किया है, ताकि आप ये समझ पाएं कि आज के एपिसोड में आपको कितना कुछ नया मिलने वाला है। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से रूबरू कराने का वक्त है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आज के शो में होगी वो सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो स्पेशल 7 की टीम ने ढूंढ कर निकाली है आपके लिए खास तौर पर। इसके बाद हम आपको रूबरू कराएंगे कि भारत ने सख्त हिदायत दे दी है चीन को कि अपने सैनिकों को वापस ले जाओ, पीछे हट जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार ने अपने सैनिकों को इस बात की छूट दी है कि अगर तनाव बढ़ता है, हालात अगर अनियंत्रित होते हैं, तो वो हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि शौर्य का सम्मान हिंदुस्तान की सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, फौज बहुत अच्छे से समझती है कि शौर्य का हमेशा सम्मान होना चाहिए, और यही हुआ भी है। जिस तरीके से सेना प्रमुख वहां पर गए थे और उन्होंने अपनी जाबाजों का हौसला बढ़ाया, यह वाकई काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि किस तरीके से चीन की दूसरी नजर हम पर है, यानी कि साइबर अटैक करने की कोशिश चीन की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में इतने ज्यादा साइबर अटैक हिंदुस्तान पर चाइना की तरफ से हुए हैं, हालांकि चीन के इस अटैक का मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जिस तरीके से चाइना ने के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में बायकॉट करने की बात सामने आई है, अब वाहन उद्योग जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कलपुर्जे नहीं मंगाएंगे चीन से। इसके पीछे कई रीजन है। भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है, कलपुर्जे चीन से ना मंगाकर भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, और साथ ही साथ जो एक निर्भरता चीन के ऊपर रहती थी वो भी नहीं रहेगी। साथ ही साथ आज हम आपको चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कबूलनामा भी बताने वाले हैं कि आखिरकार चीन ने कबूल कर लिया है कि उसके सैनिक भी शहीद हुए हैं, मारे गए हैं जब भारत के सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। हालांकि संख्या अभी भी नहीं बता रहा। चाइना ने जो तमाम शहीद के परिवारों की तरफ से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे उनको भी हटा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन कितनी हद तक छुपा रहा है अपने सैनिकों की मौत को। और उसके साथ साथ अपने एक दूसरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी बात कर लेंगे, जिसको आतंकी फंडिंग की वजह से जो ग्रे लिस्ट में पहले भी था, अब एक बार फिर से वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बाहर के देश हैं वो पाकिस्तान को फंड नहीं करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। कई अहम सवाल इस वक्त हिंदुस्तान के सामने हैं कि चीन पर भरोसा अगर किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि पिछली बार चीन पर भरोसा करने की एक सजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। हालांकि इसका खामियाजा चीन को भी भुगतना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से वही सारी चीजें दोहराई जा रही हैं। चीन ने यह कहा कि वो अपनी फौज को पीछे ले लेगा, लेकिन एक्सक्लूसिव हम आपको सैटेलाइट की तस्वीर दिखाने वाले हैं, जिसमें आप खुद देख पाएंगे कि चीन ने अपनी फौज को वापस गलवान घाटी के में जो वो आए वहां से उन्हें वापस नहीं भेजा है। अभी भी फौज वहीं पर तैनात है। जो एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं, देखिए जरा। चीन की चालबाजियां अभी थमी नहीं हैं, क्योंकि मक्कारियां तो ड्रैगन की रग रग में समाई है। एक तरफ भारत की आक्रामकता से घबराए चीनी ड्रैगन ने पीछे हटने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान नदी घाटी क्षेत्र में नई पोजीशंस ले चुके हैं। वहीं जब स्पेशल 7 की टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों के एक्सपर्ट से ग्राउंड जीरो की इन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों को समझा, तो सारा माजरा समझ आ गया, जिसके मुताबिक
तस्वीरों में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सेना का नया फॉरवर्ड बिल्डअप दिखता है। सैटेलाइट तस्वीर में इस पॉइंट के पीछे चीनी पक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य दिखता है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर एक्सपर्ट बताते हैं कि यहां पर चीन की तरफ से जेसीबी मशीन और चीनी सेना की ओर से बनाए गए प्री फैब्रिकेटेड शेड्स साफ तौर पर दिख रहे हैं। वहीं भारतीय सैनिकों ने भी अपनी पोजीशन ले ली है, लेकिन चीनी आर्मी के सैनिक अपने वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटे। तस्वीरों के मुताबिक भारतीय सेना के तंबू PP-14 वाली जगह से 500 मीटर दूरी पर हैं। वहीं चीनी सेना के तंबू और स्टोरेज का दायरा ज्यादा बड़ा फैला है और झड़प की जगह के बेहद करीब है। वहीं तस्वीरों में जमीन पर नदी के दूसरी तरफ भारतीय पक्ष की ओर से भी अस्थायी तौर पर बनाई दीवारें नजर आती हैं। ग्राउंड जीरो की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से साफ होता है कि चीन अपने वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटा, बल्कि फॉरवर्ड पोजीशंस पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। वहीं भारतीय सेना भी चीन की धोखेबाजियों को बखूबी जानती है, इसलिए भारतीय सैनिक अपनी पोजीशन पर तैनात हैं और चीन की हर चाल पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। समझौते के मुताबिक गलवान घाटी से दूर न किया हो और सैटेलाइट की तस्वीर इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की फौज ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी लिहाज में भारत अब यह स्वीकार नहीं करेगा कि चीन की सेना वहां पर टिकी रहे। इसका मतलब यह है कि अब अगर चाइना की फौज वहां से दूर नहीं जाती है तो भारत अपनी सेना को भी आगे बढ़ा सकता है। भारत ने अपनी फौज को पहले ही इजाजत दे रखी है कि वो ऐसे हालात में जब स्थितियां बिगड़ रही हों तो वो हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि चीन के पास वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। चीन अपने पीछे हटने के वादे को तोड़ता नजर आ रहा है तो भारतीय सेना चीन को हिदायत दे रही है कि चीन लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। भारत ने चीन को चेताया है कि चीन के पास अपने सैनिकों को पीछे हटाने के अलावा शांति स्थापित करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। भारत ने 15 जून को हुई हिंसक झड़प को लेकर भी अपनी गहरी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत ने हिंसक झड़प के मसले को उठाते हुए कहा कि दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन तमाम शांति वार्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसका असर सीमा पर देखने को मिल रहा है। खैर, लगता है चालबाज चीन मुंह की खाकर ही रहेगा। सरहद पर भारतीय सेना की आक्रामकता से पता चलता है कि चीन के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना निस्तनाबूद कर देगी। इसलिए चीन को बार बार हिदायत दी जा रही है कि लौट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यहां शौर्य का सम्मान हमेशा से होता आया है। हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन, वहां पर उनकी फौज की शहादत को जिस तरीके से छुपाने की कोशिश की जाती है, हिंदुस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा और ना ही ऐसा किया। अब ऐसे में चाइना के साथ हुए हिंसक झड़प में हमारे सैनिकों की शहादत को भी हिंदुस्तान ने नहीं छिपाया, उनकी पहचान भी हिंदुस्तान ने नहीं छिपाई और ना ही सेना प्रमुख जब वहां पर पहुंचे तो घायल सैनिकों के हौसला अफजाई में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई। यही हिंदुस्तान की एक खासियत है, जहां शहादत को भी सम्मान दिया जाता है और शौर्य को भी सलाम किया जाता है। भारतीय जवानों के शौर्य, अदम्य साहस, वीरता और जाबाजी का लोहा वो दुश्मन देश बखूबी जानते हैं, जिनके दांत भारतीय सेना खट्टे कर चुकी है। और उसका नमूना 15 जून को चीन भी देख चुका है, जहां 20 जवानों के बदले 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया था। तो वहीं शौर्य को शाबाशी देना भी जरूरी है। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा कर अधिकारियों से बात की। इस दौरान
सेना प्रमुख ने गलवान घाटी में चीनी हमले का मुकाबला करने वाले सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं सेना के अधिकारियों ने बताया कि लेह पहुंचने के तुरंत बाद जनरल नरवणे ने सेना के अस्पताल का दौरा किया, जहां 15 जून को गलवान घाटी में घायल हुए 18 सैनिकों का इलाज चल रहा है। सेना प्रमुख ने लगभग सभी घायल सैनिकों से बातचीत की और बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की। अस्पताल का दौरा करने के बाद सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड इलाकों में सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं आर्मी चीफ ने चीन की तरफ से किसी भी तरह के दुस्साहस का करारा जवाब देने के निर्देश भी दिए। पिछले हफ्ते एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी लद्दाख और श्रीनगर हवाई अड्डों का दौरा कर चुके हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया था। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद भारतीय वायुसेना लेह और श्रीनगर सहित कई मुख्य हवाई अड्डों पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर चुकी है, जो चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश में है। अलग अलग फिराक में लगा हुआ है चीन, क्योंकि उसकी चालबाजी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान भी हर मोर्चे पर उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पीछे धकेलने को मजबूर कर रहा है। अब चाइना ने एक दूसरी ही तरकीब अपनाई है। साइबर अटैक का सहारा चीन इस वक्त ले रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हालिया दिनों में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक चीन ने हिंदुस्तान पर किए हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद भारत पर चीन चौतरफा हमले कर रहा है। चीन अपने कई चाल के तहत भारत पर साइबर अटैक करने में जुटा है। चीन में बैठे हैकर्स ने भारत पर साइबर हमले तेज कर दिए हैं। इन हैकर्स ने बैंक और IT सेक्टर पर करीब 40,000 से ज्यादा हमले किए हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल ने दी है। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के मुताबिक NCOV 2019@gov.in से फर्जी मेल भेजा जाता है, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद के निवासियों को निशुल्क कोविड-19 जांच के लिए फर्जी सूचना दी जाती है, जिस पर क्लिक करने भर से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के मुताबिक इन हैकर्स के पास करीब 20 लाख भारतीय ईमेल ID होने का संदेह है। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन से तनातनी के बीच ये साइबर हमले किए जा रहे हैं। ज्यादातर हमले चीन के चेंगुद इलाके से किए गए। महाराष्ट्र साइबर इंटेलिजेंस सेल के मुताबिक भारतीय संसाधनों पर अभी तक 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक हो चुके हैं। इन हमलों का मकसद सेवा में बाधा डालना, इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैक करना और फिशिंग करना था। भारतीय इंटरनेट उपभोक्ताओं को इन हमलों से अलर्ट रहने की जरूरत है। चीनी साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपने IT सिस्टम का साइबर सुरक्षा ऑडिट कराना चाहिए और ठोस फायरवॉल बनाना चाहिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। जब से भारत और चीन के बीच विवाद गहराया है, से नो टू चाइना, चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बातें लगातार सामने आ रही हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की तस्वीरें आई हैं सामने। लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी उठाई है वाहन उद्योग ने। वाहन उद्योग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो कलपुर्जे वो चाइना से मंगाया करते थे, अब इसको नहीं मंगाएंगे, बल्कि वो हिंदुस्तान में ही इसको तैयार करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, इस सेक्टर के लोग भी अब ये चाहते हैं कि यहां भी आत्मनिर्भरता आ जाए और चाइना के भरोसे हमें ना बैठना पड़े। अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए आर्थिक तौर पर यह एक और चोट होगी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में एक और सेक्टर सामने आ गया है। देश का ऑटो पार्ट्स उद्योग सीमा तनाव के बीच चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहा है। भारत में ऑटो पार्ट्स उद्योग करीब 57 अरब डॉलर का है, जो कि चीन के आयात से जोखिम को कम करने की पहल कर रहा है। भारतीय ऑटो पार्ट्स विनिर्माता संघ यानी कि ACMA ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही घरेलू वाहन उद्योग भी चीनी आयात पर निर्भरता कम करना चाहता है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से वाहन उद्योग को जरूरी पार्ट्स की कमी से जूझना पड़ा था। अभी चीन से बाहर की कंपनियां ऑटो पार्ट्स की जरूरत को पूरा करती हैं। एसीएमए के मुताबिक कोविड-19 महामारी और उसके चलते हुए लॉकडाउन की वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों ने आयात पर निर्भरता घटाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। देश के वाहन उद्योग ने भी अपने जोखिम को कम करना शुरू किया है। भारत चीन के बीच हालिया विवाद के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। बहरहाल चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए भारत के उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, जिसके लिए कंपनियों को सरकार के साथ मिलकर रूपरेखा बनानी होगी और उसी के मुताबिक काम करना होगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर वाला संकल्प भी पूरा होगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ा और इस विवाद के साथ साथ जो हिंसक झड़प हुई उसमें भारत के सैनिकों की शहादत के साथ साथ चीन के भी सैनिक मारे गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर चीन ने इस शहादत को छुपाया क्यों? चीन ने अपने मारे गए सैनिकों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो उन्हें क्यों हटा दिया गया? लेकिन अब चीन का एक कबूलनामा सामने आया है। चीन अब ये मान रहा है कि हाँ, इस हिंसक झड़प में चीन के भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अभी भी संख्या बताने से चीन चूक रहा है, या यूं कह लीजिए कि संख्या बताना चीन नहीं चाहता कि आखिर असल में चीन के कितने सैनिक मारे गए, क्योंकि हिंदुस्तान का दावा यह है कि चीन के 43 सैनिक इस हिंसक झड़प में मारे गए थे। चीन इस बात को, इस तथ्य को अभी भी छुपा रहा है। चीन ने आखिर ये मान लिया कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन संख्या का खुलासा चीन ने नहीं किया। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सैनिकों के साथ लद्दाख में हुई झड़प के दौरान चीन को भारी नुकसान नहीं हुआ है। डिप्लोमैटिक सूत्रों के मुताबिक हताहतों की संख्या इसलिए सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि चीन चाहता है कि मीडिया इसे ना उछाले। अब दोनों देशों के लिए समय स्थिति को सामान्य बनाने और स्थिरता बहाल करने का है। तुलना से दोनों तरफ शत्रुता बढ़ जाएगी, जो कि मददगार नहीं होगा। ये पहली बार है जब चीन के किसी सरकारी अधिकारी ने स्वीकार किया है कि झड़प में पीएलए के सैनिक भी मारे गए थे और संख्या जाहिर नहीं किए जाने को लेकर पक्ष रखा गया है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के करीब 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने अभी तक मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। हालांकि चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि दोनों देशों की सेनाओं को नुकसान हुआ है। 40 से अधिक सैनिकों के हताहत होने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फेक न्यूज है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि भारत ने ही दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तोड़ा। खैर, चीन के कबूलनामे से यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय सेना के जवाब से चीन की सरकार की जड़ें हिलने लगी हैं। वहीं मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाकर रखना चीन के डर को भी दिखाता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन के साथ अब बात करेंगे पाकिस्तान की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट अब आई है सामने, उस रिपोर्ट में एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को रखा गया है। यानी कि आतंकी फंडिंग की वजह से जो पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में था, वो अब भी ग्रे लिस्ट में शुमार है। यानी कि 2020 के अक्टूबर महीने में जब एक बार फिर से इसकी लिस्ट जारी होगी, तब तक पाकिस्तान को टेरर फंडिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसका सीधे तौर पर यह मतलब है कि जो विदेशी कंट्रीज फंड किया करती थी, अमेरिका सरीखी कंट्रीज जो पाकिस्तान को फंड किया करती थी, उस फंड में कहीं ना कहीं कटौती होगी और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। तो अपने गिरेबान में पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि आखिर वो किस तरीके से खुद को पाक साफ करे थोड़ा, उसके बाद फिर बाकी हिंदुस्तान पर आंखें तरेरे, अगर वो तरेरना भी चाहता है तो। लेकिन हालिया दिनों में उसकी ये स्थिति है नहीं। तो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि पाकिस्तान किस तरीके से बद से बदतर हालात से गुजर रहा है। भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले संगठनों को पालने वाले पाकिस्तान को एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने
फैसला लिया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग पर नकेल नहीं कस पाया है। FATF का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका में आतंकी हमले करने वाले संगठनों के पलने की जगह बताया है। FATF ने आतंकवादियों को पालने से रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कदम उठाने को लेकर 27 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया था और इसका पालन नहीं करने वाले पर उसे ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की भी आशंका थी। पाकिस्तान को पिछले साल अक्टूबर के बाद से 2 बार ये एक्सटेंशन मिल चुका है। इस बार कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए FATF ने उन सभी देशों को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया जो पहले से इसमें शामिल थे। वहीं जो देश ब्लैकलिस्ट में थे वो भी उसी में रहेंगे। सभी देशों की टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की स्क्रूटनी अक्टूबर 2020 तक जारी रखी जाएगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में साल 2019 में पाकिस्तान की भूमिका पर खरी खरी कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत को निशाना बना रहे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट करने दिया। पाकिस्तान ने जैश के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित किए जा चुके मसूद अजहर और 2008 के मुंबई धमाकों के प्रोजेक्ट मैनेजर साजिद मीर जैसे किसी आतंकी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये दोनों कथित रूप से पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो आज स्पेशल 7 में हमने 7 अहम स्टोरीज से आपको रूबरू कराया और बताया कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की रणनीति आगे बढ़ रही है कूटनीतिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन सबसे खास ये बात रही कि जो सैटेलाइट की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए, जिसमें आपने साफ तौर पर चीन की चालबाजियों को देखा। आज की पेशकश में बस इतना ही। कल फिर से कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।